डियर स्टूडेंट्स, मैं सौरभ सिंह, प्रवक्ता डायट सोनभद्र। आप सभी लोगों का मेरे इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो क्लास में आपके विज्ञान पाठ्यक्रम के अंतर्गत जीवन की क्रियाएं अध्याय के अंतर्गत पोषण यानी कि न्यूट्रिशन टॉपिक पर चर्चा की थी। आज हम एक अन्य जैव प्रक्रिया श्वसन या रिस्पिरेशन टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चाहे हमें बोलना हो, चाहे हमें सोचना हो, चाहे हमारे शरीर का तापमान को सम बनाए रखना हो, या भौतिक वातावरण में यानी कि शरीर के बाहर भी कोई कार्य करना हो, जैसे खाना पकाना हो, मोटर गाड़ी चलाना हो, किसी चीज़ को खींचना हो, रेलगाड़ी चलाना हो, या पंखा कूलर या एसी चलाना हो, इन सभी कार्यों को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भौतिक वातावरण की चीज़ों को, जैसे रेलगाड़ी चलाना, पंप चलाना, इन सबको करने के लिए ऊर्जा की प्राप्ति हमें विभिन्न प्रकार के जैविक ईंधनों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी आदि को जला करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जलाना यानी कि दहन करना। रसायन विज्ञान की भाषा में जलाना या दहन को हम क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं, यानी कि जैव ईंधनों का जो कार्बन होता है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है। साथ ही साथ हमें जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड की भी उत्पत्ति होती है। उसी ऊर्जा से हम विभिन्न प्रकार की मशीनें चलाते हैं। इसी प्रकार से जीव जंतुओं और पौधों को भी अपने अनेक जो जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे मांसपेशियों का खींचना, जिसके जरिए हम दौड़ते हैं, किसी चीज़ को पकड़ते हैं, किसी चीज़ को खींचते हैं। उसी प्रकार से शरीर का तापमान बनाना, उसी प्रकार से हमारे दिल की धड़कनों का अनवरत चलते रहना, या कोई चीज़ हम सोचते हैं या पढ़ते हैं या लिखते हैं, इन सभी कार्यों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पौधों को भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे कि ज़मीन से पानी खींचना हो, या अत्यधिक गर्मी में अपने शरीर को बचाना हो। इन सब कार्यों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो सभी जीवधारी भी क्या करते हैं? ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। सभी जीवधारी भी अपने पोषक पदार्थ यानी कि कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज को जला करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यानी कि जीवधारी भी कार्बनिक पदार्थ जो कि ग्लूकोज है उसका ऑक्सीडेशन करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इस ऑक्सीडेशन के लिए उन्हें क्या होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, और ये ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं वातावरण से अपने विभिन्न अंगों के जरिए। और ऑक्सीकरण के जरिए यानी ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के जरिए क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो कि एटीपी के रूप में संचित होती है। साथ ही साथ जल और कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न होता है। यानी आप देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक फ्यूल्स यानी कि जैव ईंधनों को जलाने से जिस प्रकार से हमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है और जलवाष्प उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से
जीवधारियों के द्वारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैव पदार्थ यानी कि बायोमॉलिक्यूल जो है वो क्या है, ग्लूकोज, उसके भी ऑक्सीकरण से क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस ऊर्जा को जीवधारी क्या कहते हैं, एटीपी के रूप में संचित कर लेते हैं और उस एटीपी की ऊर्जा की सहायता से अपने विभिन्न जैविक क्रियाएं संपादित करते हैं। तो श्वसन को हम इस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं कि जीवधारियों की वह प्रक्रिया जिसमें वे वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करके अपने विभिन्न जैव क्रियाओं को संपन्न करने के लिए कोशिकाओं में जैव अणु जो कि क्या है, ग्लूकोज है, उसका ऑक्सीकरण करते हैं। यह प्रक्रिया क्या होती है, श्वसन कहलाती है। और इस प्रक्रिया में क्या उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न होता है तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जल होता है, इसको ये क्या कहते हैं, वातावरण में पुनः फिर से बाहर छोड़ देते हैं। ये जो श्वसन प्रक्रिया होती है इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है बाह्य श्वसन, एक होता है अंतः श्वसन। बाह्य श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें जीवधारी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करके कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं और कोशिकाओं में श्वसन के फलस्वरूप जो उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर करते हैं। और आंतरिक श्वसन जिसे हम कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं, यानी कि इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन, ये वह प्रक्रिया है श्वसन की उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसमें हम ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करते हैं, उत्पन्न ऊर्जा को हम एटीपी के रूप में संचित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न होती है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं श्वसन और दहन में अंतर। जैसा कि हमने बताया कि शरीर के बाहर के वातावरण को जो विभिन्न मशीनें हैं, चाहे रेलगाड़ी हो, चाहे पंखा हो, चाहे हीटर हो, चाहे खाना पकाना हो, इन सब के लिए जो ऊर्जा का साधन है वो दहन है। उसमें भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा उत्पन्न होती है, साथ साथ जल उत्पन्न होता है। और जीवधारी के शरीर के अंदर जो ऊर्जा का साधन है वो क्या है, श्वसन है। श्वसन में क्या करते हैं, जीवधारी जैव अणु ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करते हैं और इस प्रक्रिया में भी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल और अपार मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो दोनों प्रक्रियाओं में क्या है, कार्बन अणु का क्या होता है, ऑक्सीकरण हो रहा है और दोनों में क्या है, ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न हो रहा है। दोनों में अंतर क्या है, अंतर निम्न प्रकार से है कि श्वसन क्या है, जैविक प्रक्रिया है, यानी कि जीवों के शरीर के अंदर होने वाली प्रक्रिया है। दहन क्या है, भौतिक प्रक्रिया है, यानी कि भौतिक वातावरण में होने वाली क्रिया है। श्वसन में क्या ऊर्जा थोड़ी थोड़ी मात्रा कई स्टेप में उत्पन्न होती है, कई पदों में उत्पन्न होती है। जैसे कि क्या होता है, ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनता है, इस प्रक्रिया में भी एटीपी उत्पन्न होता है। पायरुविक अम्ल से एसिटिल कोएंजाइम बनता है, इसमें भी एटीपी उत्पन्न होता है। एसिटिल कोएंजाइम सिट्रिक एसिड साइकिल में जाता है, उसमें भी एटीपी उत्पन्न होता है। ठीक है, फिर अंत में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के जरिए भी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस स्टेप में भी अपार अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी कि जीवधारियों में जो श्वसन प्रक्रिया होती है,
इसमें ऊर्जा कई स्टेप में पैदा होती है, परंतु दहन में क्या होता है, ऊर्जा एक साथ उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, उसमें कोई स्टेप नहीं होता है, जलता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है और जलवाष्प उत्पन्न होता है। श्वसन क्रिया में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो एटीपी के रूप में संचित हो जाती है, जबकि दहन में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ऊष्मा के रूप में यानी हीट के रूप में या लाइट के रूप में उत्पन्न होती है। जैसे लकड़ी को हम जलाते हैं तो क्या होता है, ताप और ऊर्जा दोनों उत्पन्न होता है। मोटरसाइकिल इंजन में पेट्रोल जलाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे ऊष्मा के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा ध्वनि के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, एटीपी से हम आवश्यकता अनुसार ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। जैसे कि जो ऊर्जा एटीपी में संचित हो गई वो अब संचित हो गई, अब वो धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के जैविक क्रियाकलापों में उसका उपयोग होता है। परंतु दहन में क्या होता है, ऊर्जा एक साथ उत्पन्न होती है, उसको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और श्वसन की क्रिया के लिए क्या होता है, विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। यानी श्वसन में कई प्रकार के एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, और जो कि एक सामान्य ताप यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस, यानी जीवों का जो एक्टिविटी का जो सामान्य ताप होता है उस पर वो श्वसन प्रक्रिया होती है। परंतु दहन प्रक्रिया में क्या होता है, हमको पहले जैव पदार्थों का, जैसे लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोल है, उसको निश्चित ताप तक गर्म करना पड़ता है, तब वो क्या होता है, दहन, तब उसका दहन होता है, तब उसका ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो ये श्वसन और दहन में अंतर हो गया। अब हम फिर से बात करते हैं कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन यानी कि ऑक्सीजन के द्वारा कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज के अणु का ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है कोशिकाओं में, ये 2 स्टेप में होता है। पहले चरण में क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है वो साइटोप्लाज्म में यानी कोशिका द्रव में विकसित होकर के पारुविक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज का एक अणु पारुविक अम्ल के 2 अणु बनाता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया में 2 एटीपी का निर्माण होता है, 2 एटीपी का निर्माण होता है, और यह प्रक्रिया कहलाती है ग्लाइकोलिसिस, यानी कि ग्लूकोज का लिसिस यानी कि ग्लूकोज का टूटना। तो साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज को टूट करके 2 पारुविक अम्ल के अणु बनाना, ये क्या कहता है, ग्लाइकोलिसिस। और ये प्रक्रिया कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल का 6 कार्बन के अणुओं का बना हुआ जैव अणु है, और पारुविक अम्ल क्या है, 3 कार्बन परमाणु का बना हुआ जैव अणु है। फिर जो पारुविक अम्ल बन जाता है इसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वो भी क्या है, कई पदों में होता है। तो ऑक्सीजन उपस्थित है या अनुपस्थित है, इस आधार पर क्या होता है, पारुविक अम्ल विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट और ऊर्जा उत्पन्न करता है। जब ऑक्सीजन उपस्थित होता है तो जो पारुविक अम्ल का क्या होता है, विकसित होकर के कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा और जल बनाता है। ठीक है, जब ऑक्सीजन उपस्थित होता है कोशिका में, तब पारुविक अम्ल क्या होता है, विकसित होकर के 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनाता है तथा ऊर्जा उत्पन्न करता है, और क्या होता है, जल उत्पन्न होता है। ऊर्जा कितनी है, 38 एपी, 36 से लेकर 38 एपी तक
तक अणु उत्पन्न होते हैं, जो कि ऊर्जा का संचित फॉर्म है। और जब पारुविक अम्ल कोशिका में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, तब क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, एल्कोहल और लैक्टिक अम्ल बनाता है। ठीक है, यानी इस प्रकार से हम कोशिकीय श्वसन को या इंटरनल रेस्पिरेशन को हम 2 प्रकारों में बांट सकते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि वायवीय श्वसन, इसके लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक है। तो दूसरा क्या है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन या अवायवीय श्वसन, जिसके लिए क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, यानी कि ये बिना ऑक्सीजन के ये रेस्पिरेशन होता है। तो आप यहाँ पे एक चित्र देख रहे हैं कि सबसे पहले ग्लूकोज है, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के जरिए पायरुवेट में चेंज हो गया है और इस प्रक्रिया में 2 ATP मिला। ठीक है, फिर ये पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन के साथ मिल करके क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है और 34 से लेकर 36 ATP बनाता है। और जब कोशिका में क्या होता है, कोशिका में जब ऑक्सीजन उपस्थित होता है, तब ये क्या होता है, ये क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनाता है या एथेनॉल बनाता है या CO2 बनाता है, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो वायु श्वसन जो होता है, वायु श्वसन होता है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, वो सभी प्रकार के जीव जंतु और पौधों में पाया जाता है। पर जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, वो क्या कहते हैं, कुछ जीवों ही पाया जाता है, जैसे ईस्ट, जैसे कुछ एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, या हमारे शरीर में भी क्या होता है, जो मसल्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा काम करती हैं और उसके अनुरूप जो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती है, तो हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में भी क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। जब ऑक्सीजन सुचारू मात्रा से आता है तब क्या होता है, वायु श्वसन होता है, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। पर जब ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त नहीं होती है, तब हमारा जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, वो भी क्या करती हैं, अवायु श्वसन करती हैं, और उसके फलस्वरूप क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल बनता है, और इसमें क्या होता है, कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो वायु श्वसन में क्या होता है, ये ऊर्जा की मतलब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, और इस प्रक्रिया में क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में यानी कि 2 ATP उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से जो खमीर उठता है या ब्रेड बनाते हैं, ये क्या है, फर्मेंटेशन प्रक्रिया के ही थ्रू बनाते हैं। इसमें क्या होता है, ईस्ट को डाल देते हैं। ईस्ट में क्या होता है, हमेशा ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है और ये अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है और ऊर्जा की मात्रा कम उत्पन्न होती है। ठीक है, तो हमने ये बताया कि जब हमारे मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो हमारे मांसपेशियाँ जो होती हैं वो अवायवीय श्वसन करती हैं, जिसके फलस्वरूप लैक्टिक एसिड बनता है ना। यानी कि जब हम कहीं बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं या बहुत अधिक काम करते हैं, तो उसके लिए जो ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन क्या होता है, उतनी मात्रा में नहीं आ पाता है। तो हमारी शरीर की कोशिकाएँ, मांसपेशियों की जो कोशिकाएँ होती हैं, ग्लूकोज का वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करती हैं, जिसके फलस्वरूप शरीर की मांसपेशी की कोशिकाओं में लैक्टिक एसिड बन जाता है, और लैक्टिक एसिड के कारण हमारे पैर की कोशिकाओं में क्या होता है, दर्द हो जाता है। पैर की मांसपेशियों में क्या दर्द शुरू हो जाता है या क्रैम्प आ जाते हैं। तो जब हम थोड़ा देर आराम कर लेते हैं या उसको थोड़ा सहला देते हैं मांसपेशियों को, तो क्या होता है, उस अवस्था में कार्बन जो लैक्टिक एसिड होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है,
होता कि लैक्टिक एसिड का कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल अल्कोहल ग्रुप में पृथ्वी रहता है, और जब लैक्टिक एसिड ख़त्म हो गया तो क्या होता है, शरीर पैर का दर्द भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो हमने अभी चर्चा किया कि क्या होता है कि श्वसन क्या होता है। श्वसन के दो भाग होते हैं, बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन, यानी कि इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है ना। अब हम चर्चा करते हैं कि हमारा जो कि जीवधारियों शरीर होता है, कि जीवधारियों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है, और कोशिकाएं क्या होती है, वातावरण के डायरेक्ट संपर्क में तो है नहीं सारी कोशिकाएं, है ना। तो वो ऑक्सीजन कैसे उन कोशिकाओं तक पहुँचे। तो इसके लिए क्या कहते हैं, जीव जंतु और पौधे में कुछ विशेष रचनाएं होती हैं जिससे कि ऑक्सीजन की आपूर्ति बहाल रहे। ठीक है ना। और इसके जरिए क्या करें, गैसों का आदान प्रदान कर सकें, यानी कि रिस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई कोशिकाओं में हो, और रिस्पिरेशन के जरिए जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हुआ है वो क्या हो, वो चूँकि नुकसानदायक है इसलिए वो वातावरण में छोड़ दिया जाए। ठीक है। तो गैसों का आदान प्रदान, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पेड़ पौधों में वातावरण की वायु का कैसे कोशिकाओं और वातावरण बीच में आदान प्रदान होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाएं कहाँ कहाँ होती हैं, पत्तियों में होती हैं, ठीक है, और तनों में होती हैं। ठीक है। तो पत्तियों की कोशिकाओं को शोषण करने के लिए जो गैसों के वातावरण की आवश्यकता होती है, उसके लिए क्या होता है, पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं जिसे हम स्टोमेटा बोलते हैं, और ये अक्सर पत्तियों की निचली सतह पाई जाती हैं। उसी प्रकार से तनों में क्या होता है, तनों में छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लेंटिसेल्स बोलते हैं। ये जो लेंटिल सेल्स होते हैं और स्टोमेटा होते हैं, ये कहता है कोशिकाओं के चारों ओर कुछ स्थान खाली होता है, मतलब कि जो पौधों के जो ऊतक होते हैं और ऊतक में जो कोशिकाएं होती हैं, तो उन कोशिकाओं के चारों ओर कुछ स्थान खाली होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कोशिकाओं के बीच में जो जगह होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये जो स्टोमेटा होते हैं और लेंटिसेल्स क्या होते हैं, ये लिंक्ड होती हैं इन अंतर कोशिकीय अवकाशों से। इन्हें इंटरसेलुलर जो स्पेस होती हैं, इन कोशिकाओं के चारों ओर जो स्पेस होता है वो जुड़ी हुई होती हैं पत्तियों की रंध्रों से और तनों के किसे, लेंटिसेल्स से। ठीक है ना। तो लेंटिसेल्स और स्टोमेटा के जरिए वातावरण की जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पर जाता है, इंटरसेलुलर स्पेस में जाता है। ठीक है। और इंटरसेलुलर स्पेस से वातावरण की जो ऑक्सीजन होती है वो कोशिकाओं में जाती है, और कोशिकाओं का जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है पुनः वो कहाँ जाता है, इंटरसेलुलर स्पेस में जाता है, और इंटरसेलुलर स्पेस के जरिए लेंटिसेल्स तनों में और स्टोमेटा पत्तियों में के जरिए वो वातावरण से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से पौधों में क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है। इसी प्रकार से जंतुओं में भी क्या होता है, श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान आवश्यक है। तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के जंतु विभिन्न तरीके अपनाते हैं। तो कुछ जंतु जो जल में होते हैं, जल में पाए जाते हैं, या जल में भी पाए जाते हैं, स्थल में भी पाए जाते हैं। जैसे मेढक है, मेढक क्या जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है।
तो ये सब गैसों के आदान प्रदान के लिए यानी जो जलीय जंतु होते हैं वो क्या होते हैं, गैसों के आदान प्रदान के लिए अपने शरीर की जो त्वचा होती है, ठीक है, उसका उपयोग करते हैं। तो सबसे आसान उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना यानी कि क्लोरेला। ये सब क्या है, एक कोशिकीय जीव है। तो चूँकि इनका शरीर एक कोशिकीय है, यानी कि उसको बना नहीं है, तो इनकी जो कोशिका होती है वो वातावरण से डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। तो लोग अपनी जो कोशिका के जो सबसे बाहरी संरचना होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण से आदान प्रदान कर लेते हैं। इसके अलावा जो बहुकोशिकीय जंतु होते हैं, जैसे आपका हुआ स्पंजेज हुए, पोरिफेरा संघ के, है ना, सिलेंटेटा संघ के जो जंतु हुए, उसी प्रकार से एनीमिया संघ का जो केचुआ है या जोंक है, ठीक है ना। इस प्रकार से मेढक जब जल में रहता है या अपने क्या बोलते हैं शीत निष्क्रियता या ग्रीष्म निष्क्रियता के जरिए जो ज़मीन में की जो क्या होते हैं दलदली मिट्टी में जब छिपे रहते हैं, तब ये क्या करते हैं, अपने स्किन के जरिए, मतलब कि इनकी स्किन के जरिए, अपनी त्वचा के जरिए क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मेढक में क्या हुआ कि वातावरण की ऑक्सीजन उसके स्किन के जरिए, शरीर के अंदर स्किन के नीचे क्या होता है, रुधिर कोशिकाओं का जाल होता है। तो वातावरण से जो ऑक्सीजन है स्किन से क्या हुआ, ब्लड कैपिलरीज, और ब्लड कैपिलरीज के जरिए रक्त में आ गया। और इसी प्रकार से शरीर के अंदर की जो रक्त के अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो गई, वो स्किन के जरिए बाहर चली जाती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो मछलियाँ होती हैं जल के अंदर पाई जाती हैं, तो ये क्या करती हैं, इसके लिए इनके अंदर विशेष अंग होते हैं। मछलियाँ हुई, टैडपूल हुई और अन्य जंतु, इनके अंदर कुछ विशेष अंग होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्लोम या गिल्स बोलते हैं, ठीक है। तो इन गिल्स के जरिए क्या करते हैं, जल में घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है वो गिल्स के जरिए क्या होता है, उनके रक्त में आता है। जो जल में घुली ऑक्सीजन है वो रक्त के जरिए, गिल्स के जरिए, मतलब गिल्स में क्या होता है, रक्त कोशिकाओं का घना जाल होता है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं कि वो ऑक्सीजन होती है इन गिल्स के जरिए रक्त में आता है, रक्त की कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं गिल्स के जरिए जल में घुल जाता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं जलीय श्वसन बोल देते हैं। तो मछलियाँ और मेढक का जो टैडपोल होता है वो भी इसी प्रकार से गैसों का आदान प्रदान करते हैं। और स्थलीय जीव में क्या है, जैसे कि इंसेक्ट्स हैं, कीट हैं, आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु, और शेष कशेरुकी जंतु ना, जैसे कि हम हैं, है ना। व्हेल भी जल में होती है परंतु वो अपने फेफड़ों के जरिए गैसों का आदान प्रदान करती है। तो स्थल पे पाए जाने वाले जैसे कीट होते हैं, कीटों के अंदर क्या होता है, ट्रैकियल सिस्टम होता है, श्वसन नली तंत्र होता है। तो इसमें क्या होता है कि इनके पूरे शरीर में क्या होता है कि पतली ब्रांच और ऊतकों तक फैली हुई नलिकाएं पाई जाती हैं, क्योंकि एक ट्यूब्यूल्स का जाल होता है इनके शरीर के अंदर, और ये डायरेक्ट क्या कहते हैं, वातावरण से जुड़ी हुई होती हैं। यानी कि वातावरण की हवा इन ट्रैकियल सिस्टम के जरिए, यानी कि नलिकाओं के जरिए शरीर के आर पार होता रहता है, और ये जो ट्रैकियल सिस्टम होता है ऊतकों से लगी हुई होती हैं। तो कोशिकाएं जो होती हैं, ऊतकों की जो कोशिकाएं होती हैं वो ट्रैकियल सिस्टम से डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करती हैं, ठीक है। तो कॉकरोच, बिच्छू, मक्खी, इन सब क्या होता है, ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है।
शेष स्थलीय जीव जैसे व्हेल जल में होती है, परंतु उसके अंदर कहता है वो फेफड़े में दर्शन करती है, यानी कि कशेरुकी जंतु, यानी जितने भी स्तनधारी हैं, जितने कशेरुकी जंतु हैं, स्तनधारी कशेरुकी जंतु, चाहे वो मगरमच्छ हो, चाहे वो सांप हो, है ना, ये सब क्या करते हैं, इनके अंदर क्या आता है, वो फेफड़े पाए जाते हैं, ठीक है ना। और फेफड़े के द्वारा क्या करते हैं, ये रक्त के जरिए क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं मनुष्यों में श्वसन और श्वसन तंत्र, यानी कि मनुष्य में श्वसन कैसे होता है और श्वसन के लिए कौन से अंग पाए जाते हैं, ठीक है। तो फिर मनुष्य क्या है, एक स्थलीय जीव है, तो ये भी क्या करते हैं, फेफड़े की सहायता से ही श्वसन करते हैं। श्वसन करते हैं मतलब सांस, मतलब कि गैसों का आदान प्रदान करते हैं। और श्वसन के लिए इनमें क्या होता है कि अंग तंत्र पाया जाता है, इनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में कई हिस्से होते हैं। तो सबसे पहला हिस्सा है हमारा नेसल कैविटी। नेसल कैविटी के बाद आप चित्र में देख रहे हैं, नेसल कैविटी है। नेसल कैविटी क्या है, उसके बाद फेरिंग्स है। नेसल कैविटी फेरिंग्स में खुलता है, और फेरिंग्स जो है वो लैरिंग्स में खुलता है। लैरिंग्स जो होता है आगे जाकर के वो ट्रैकिया में खुल रहा है, और ट्रैकिया जाकर के दो भागों में बट गई है। उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांकाई बोलते हैं। ये दो भाग हैं, ब्रांकाई है। अब ब्रांकाई जा कर के क्या है, ये अनेक हिस्सों में बट गई है, ठीक है। ये जो ट्रैकिया आया है, ट्रैकिया दो हिस्सों में बढ़ करके दोनों फेफड़ों में अलग लग जाता है, और जो ब्रांकाई है वो हर फेफड़ों में जाकर के कई शाखाओं में बट गया है, और उन शाखाओं को हम बोलते हैं ब्रांकियोल्स। अब ब्रांकियोल्स सबसे अंत में जाकर के वो क्या है, एल्वियोलाई में, यानी ब्रांकियोल्स का जो अंतिम हिस्सा है वो क्या है, छोटे छोटे गुब्बारे के समान संरचना में वो ख़त्म हो गया, फूल करके ख़त्म हो गया है, और उसको बोलते हैं हम क्या, एल्वियोलाई। यहाँ पे देखिए एल्वियोलाई की संरचना है, ये है श्वसनकाएँ हैं ये, यानी कि ब्रांकियोल्स हैं। अब ब्रांकियोल्स अंतिम में जाकर के ये एल्वियोलाई में ख़त्म हो गया है। तो सबसे पहले ये देख रहे हैं नसिका है, ठीक है। नसिका के द्वारा वायु हमारे शरीर के अंदर जाती है, और नसिका द्वार में क्या होते हैं, अनेक महीन बाल होते हैं, जैसे आप टच करके देख भी सकते हैं। ये बाल क्या करते हैं, जो धूल में कण आते हैं या कुछ कीड़े मकोड़े या छोटे छोटे आते हैं, उनको वो फंसा करके वायु को शुद्ध करता है। साथ ही साथ नॉस्ट्रिल्स में क्या होते हैं, म्यूकस की लेयर भी होती है, म्यूकस चिपचिपी होती है, और उस म्यूकस में क्या होता है कि जो धूल के कण जो शेष बचे रह गए हैं वो उसी में चिपक करके रह जाते हैं, और शुद्ध हवा क्या होती है, हमारे फेफड़ों में पहुंचती है। नॉस्ट्रल्स ट्रैकिया में खुल रहा है, ट्रैकिया ब्रांकाई में खुल रहा है, और ब्रांकाई ब्रांकियोल्स में खुल जाता है, और ब्रांकियोल्स अंतिम में जाकर के एल्वियोलाई बनाता है। एल्वियोलाई क्या होती है, सबसे अंतिम संरचना है श्वसन तंत्र की, और इसकी लेयर बहुत ही महीन होती है, और इसके लेयर के चारों ओर रक्त की महीन महीन बालों की तरह संरचनाएं होती हैं। और क्या होता है, जो वातावरण की जो वायु आती है, वायु में जो ऑक्सीजन होता है वो ब्रांकियोल से क्या होता है, रक्त की केशिकाओं में प्रवेश करता है, और रक्त की केशिकाओं में जब वो ऑक्सीजन पहुंच जाता है तो वो हीमोग्लोबिन, जो रक्त की कणिकाएँ होती हैं, उसके से वो बाइंड करके जुड़ करके वो क्या होता है, शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक
पहुंच जाता है। तो ये मनुष्य का क्या है, श्वसन तंत्र है। ठीक है, तो अब हम इसको यहीं पे बंद करते हैं, इस वीडियो क्लास को यहीं बंद करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम मनुष्य की श्वसन प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने चर्चा की मानव के श्वसन तंत्र के बारे में, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, जिसके बारे में हमने अभी यह जाना कि मानव का श्वसन तंत्र होता है वह नासा छिद्र, नासा गुहिका, ग्रसनी, लैरिंग्स, श्वास नली यानी कि ट्रैकिया, ब्रांकाई, ब्रांकियोल्स और एल्विलाई नामक संरचनाओं से मिलकर के बना होता है। इस पूरे श्वसन तंत्र में जो श्वसन का सबसे प्रमुख अंग है वो है फेफड़ा यानी कि लंग्स। मनुष्य के शरीर के अंदर 2 लंग्स पाए जाते हैं। दाहिनी तरफ के लंग को हम राइट लंग और बाएं तरफ के लंग को हम यानी फेफड़ों को हम लेफ्ट लंग कहते हैं। लेफ्ट लंग जो होता है वह 2 खंडों से मिलकर के बना होता है, और राइट लंग जो होता है वो 3 खंडों से मिलकर बना होता है। और जो लंग्स होता है वह क्या होता है, वो ब्रांकियोल्स और एल्विलाई से मिलकर के बना होता है। जो एल्विलाई होता है ये श्वसन के लिए यानी कि गैसों के आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करता है। एल्विलाई बहुत ही पतली संरचना होती है जो कि स्क्वैमस एपिथेलियम से मिलकर के बनी होती है। एल्विलाई के जरिए वातावरण की ऑक्सीजन रक्त में विस्तृत होती है, और रक्त की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एल्विलाई में विस्तृत होती है, और एल्विलाई से वह ब्रांकियोल्स, ट्रैकिया, फेरिंग्स, नेसल कैविटी के जरिए होते हुए वह वातावरण में चली जाती है। अब हम चर्चा करेंगे मनुष्य में श्वसन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। जिस प्रकार से अभी हमने देखा कि जो मानव में श्वसन के लिए 2 फेफड़े होते हैं। ये दोनों फेफड़े क्रमशः राइट लंग और लेफ्ट लंग होते हैं, जो कि मनुष्य के वक्ष स्थल में यानी कि थोरैक्स रीजन में रिब्स यानी कि पसलियों के पिंजरे के अंदर अवस्थित होता है यानी कि स्थित होता है। और ये वक्ष के नीचे उदर गुहा से डायफ्राम के जरिए क्या होता है, अलग होता है। डायफ्राम एक मांसल संरचना होती है जो कि मांसपेशियों से बनी हुई होती है, और ये जो पसलियाँ होती हैं, पसलियाँ भी क्या होती हैं, 2 प्रकार की मांसपेशियों
एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल यानी कि बाह्य इंटरकास्टल मसल और इंटरनल इंटरकास्टल मसल से जुड़ी होती हैं। यानी कि जो मनुष्य की जो पसलियाँ होती हैं वह दो प्रकार की पेशियों से जुड़ी हुई होती हैं, बाह्य इंटरकास्टल पेशी और अंतः इंटरकास्टल पेशी। तो जब मानव की जो श्वसन क्रिया विधि होती है, श्वसन क्रिया होती है, उसको हम दो चरणों में बांट सकते हैं। यानी कि मानव की जो श्वसन क्रिया होती है वो दो चरणों में पूरी होती है। फर्स्ट स्टेप को हम बोलते हैं निश्वसन या अंतः श्वसन यानी कि इंस्पिरेशन और इसको हम इनहेलेशन भी बोलते हैं। तो निश्वसन के समय या अंतः श्वसन के समय या कह सकते हैं निश्वसन या अंतः श्वसन जो होता है ये क्या है, सक्रिय क्रिया है। यानी कि निश्वसन के लिए जो पसलियों के बीच में जो वो बाह्य इंटरकास्टल मसल होती हैं यानी कि एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स वो संकुचित होती हैं। और जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम की भी मसल क्या होती है वो, यानी कि जो मांसपेशियां होती हैं वो भी क्या होता है, संकुचित होती हैं। तो जब पसलियों की जब बाह्य इंटरकास्टल पेशियां जब संकुचित होती हैं तो पसलियां क्या होती हैं, ये ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। और इसी तरह जब इसी के साथ ही साथ कह सकते हैं कि जो डायफ्राम की जो मसल्स होती हैं वो भी संकुचित होती हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं ऊपर की तरफ उठा हुआ है, ये क्या होकर के ये सीधी हो जाती हैं। तो होता क्या है यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे इस फिगर में यहाँ पे क्या ये ऊपर की उठी हुई है, परंतु जब हम ब्रीदिंग इन करते हैं या इंस्पिरेशन करते हैं तो ये इसकी मसल्स की खींचने से ये क्या हो गई, नीचे की तरफ आ गई, सीधी हो गई। और ये जो रिब्स हैं यानी कि पसलियां हैं ये भी क्या हो गई, ऊंची उठ गई। क्यों? क्योंकि इसके अंदर की जो वाह इंटरकास्टल मसल्स यानी कि पेशियां जो संकुचित होने से क्या हो गया, ये चेस्ट ऊपर उठ गया है। इससे क्या हुआ कि वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। जब वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है तो इसकी वजह से फेफड़े भी क्या होते हैं, फैलते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि फेफड़ों के अंदर जो वायु का दाब क्या होता है वो कम हो जाता है इन कंपेरिजन टू जो वातावरण का वायु का दाब है। तो इससे क्या होता है कि वातावरण की जो वायु होती है उच्च दाब के कारण वो कहते हैं हमारे फेफड़ों के अंदर भर जाती है। ठीक है। और फेफड़ों के जरिए यानी कि फेफड़ों में भर जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ट्रैकिया से होते हुए, ब्रोंकाई से होते हुए, ब्रांकियोल से होते हुए वो वायु कुकाओं में भर जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो इनहिलेशन है या इंस्पिरेशन है ये क्या है, ये एक्टिव प्रोसेस है। और इसके ज़रिए क्या होता है, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है जिससे फेफड़े क्या होते हैं, फैल जाते हैं और उसके अंदर का वायु दाब घट जाता है जिससे वातावरण की वायु क्या होती है वो फेफड़े के अंदर भर जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इंस्पिरेशन में जो वायु का मार्ग है वह क्या है, नासा द्वार है। नासा द्वार से नासा गुहा में आया,
नासा गुहा से ग्रसनी में आया, ग्रसनी ने क्या हुआ, श्वास नली यानी ट्रैकिया, फिर ब्रांकाई, फिर ब्रांकियोल्स, फिर एल्यूलाई में पहुंच जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि चूँकि एल्यूलाई के वायु के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और एल्यूलाई के चारों ओर जो पतली पतली रक्त केशिकाएँ होती हैं उनमें क्या होता है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तब यहाँ पे क्या होता है, कूपिकाओं की जो ऑक्सीजन होती है विसरण के द्वारा वह रक्त में पहुँच जाती हैं, रक्त में विसरित हो जाती है और रक्त के अंदर जो हायर कंसंट्रेशन का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो विसरण के द्वारा एल्यूलाई में पहुंच जाता है। तो ये हो गया इंस्पिरेशन यानी कि निःश्वसन। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे ब्रीदिंग आउट। इसे हम सांस छोड़ना बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसको हम बोलते हैं उच्छ्वसन या एक्सपीरेशन या एक्सहेलेशन। ठीक है, तो अब ये जो प्रक्रिया होती है क्या है, ये निष्क्रिय प्रक्रिया है, इसमें कोई मसल्स को संकुचित नहीं होना पड़ता है। यहाँ पे क्या होता है, जब ये जो इंस्पिरेशन में जो इंटरकॉस्टल मसल संकुचित हुई थी तो वो क्या होता है, ढीली हो जाती हैं। ढीली होने से क्या होता है कि ये जो रिब्स होती हैं, रिब्स अप की जो हड्डियाँ होती हैं वो अपने भार की वजह से क्या होती हैं, नीचे की तरफ आती हैं। और उसी दौरान क्या होता है, ये जो डायफ्राम था, डायफ्राम की मांसपेशियाँ भी क्या होती हैं, वो जब ढीली होती हैं तो वो क्या आता है, ऊपर की तरफ, उन्हें गुंबद की तरह क्या आती हैं, ऊपर की तरफ खिंच जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल रिलीज हो रही हैं, तो पसलियाँ क्या हुई, अपनी जगह पे आ गई यानी कि नीचे की तरफ आ गई और डायफ्राम भी ऊपर की तरफ खिंच गया। तो जिससे क्या हो रहा है कि हमारी वक्ष गुहा में जो वक्ष गुहा जो आयतन होता है वो कम हो जाता है, आयतन कम हो जाता है, जिससे क्या होता है, फेफड़ों पे दबाव पड़ता है। ठीक है, तो फेफड़ों पे दबाव पड़ता है तो इसके अंदर की वायु का जो दाब होता है वो अधिक हो जाता है बाह्य वातावरण की तुलना में। तो क्या होता है कि फेफड़ों के अंदर की जो वायु होती है वो कहाँ जाती है, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चली जाती है, कि वायुमंडल में चली जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है, क्या हुआ, ये उच्छ्वसन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। परंतु जब हम कभी अधिक मेहनत से काम करते हैं, यानी कि बहुत दौड़ते हैं या खेलते हैं या कोई अधिक परिश्रम का काम करते हैं, तो हमें क्या होता है, अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि हमें जलीली सांस लेना पड़ता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, तो जो हमारा ये हमने बताया कि जो एक्सपायरेशन है या उच्छ्वसन है, क्या है, ये निष्क्रिय क्रिया होती है, तब ये क्या होता है, एक्टिव क्रिया में बदल जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जिस प्रकार से हमने बताया कि पसलियों में क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल होता है, उसी प्रकार से इसमें एक प्रकार की और मसल होती है, उसको बोलते हैं हम इंटरनल इंटरकास्टल मसल्स, यानी कि आंतरिक इंटरकास्टल पेशियाँ। इस समय क्या होती हैं कि जब हम अधिक परिश्रम करते हैं तो क्या होता है, इंटरकास्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो पसलियों को तेज़ी से नीचे की तरफ खींचती है। और उसी दौरान क्या होता है, जब हम दौड़ते हैं तो आपको मालूम होगा कि पेट भी चलता है, पेट भी फूलता पिचकता है, यानी कि उसकी मसल्स भी क्या होती हैं, सिकुड़ती हैं, फैलती हैं। तब जब क्या होता है, जब उदर की जो पेशियाँ भी क्या होती हैं इसी समय कहते हैं कंट्रैक्ट करती हैं, तो क्या होता है कि जो डायफ्राम होता है ये ऊपर की तरफ तेज़ी से भागता है।
तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या होता है कि वायु का दाब कम हो जाता है, तेज़ी से कम हो जाता है, जिससे क्या होता है कि तेज़ी से फेफड़ों की वायु क्या होती है, वातावरण में फेंक दी जाती है। तो इस पर हमने देखा कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, ठीक है ना। एक्सपिरेशन क्या है, जनरली क्या होता है, ये निष्क्रिय प्रक्रिया है, परंतु दौड़ने भागने या खेलने कूदने में क्या होता है, ये क्या है, एक्टिव प्रक्रिया में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मानव की श्वसन की क्रियाविधि समाप्त हुई। अब हम चर्चा करते हैं निश्वसन तथा उच्छ्वसन में अंतर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इंस्पिरेशन में क्या, तो नंबर 1 है कि वायुमंडल की वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। उच्छ्वसन में क्या होता है, फेफड़ों की वायु होती है, क्या होता है, फेफड़ों की जो वायु होती है वो वातावरण में बाहर निकाली जाती है। इसमें क्या होता है कि एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल और डायफ्राम की जो पेशियां कंट्रैक्ट करती हैं, सिकुड़ती हैं, तो जिसके ज़रिए क्या होता है कि जो वक्ष गुहा है उसके अंदर का आयतन कहता है बढ़ जाता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, उसके अंदर का वायु दाब कम हो जाता है, जिसकी वजह से वातावरण की वायु आके उसमें भर जाती है, ठीक है। और निश्वसन यानी कि एक्सप्रेशन में क्या होता है कि इंटरकास्टल मसल्स और की मसल क्या सिकुड़ती हैं, और एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल क्या होती हैं, वो रिलैक्स होती हैं, तथा डायफ्राम की जो मसल्स होती हैं वो भी क्या होती है, रिलैक्स होती हैं। तो इसके ज़रिए क्या होता है, वो ये सब मिल करके वक्ष गुहा का आयतन क्या करती हैं, कम कर देती हैं, जिससे क्या होता है, उसके अंदर फेफड़ों के अंदर भरी वायु का दाब बढ़ जाता है और वातावरण की वायु कहते हैं, फेफड़े की वायु कहते हैं वातावरण में फेंक दी जाती है, ठीक है। और अब हम चर्चा करते हैं कोशिकीय श्वसन। इसका हम बता चुके हैं हम कि कोशिकीय श्वसन 2 प्रकार का होता है, एनएरोबिक और एरोबिक। एनएरोबिक क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और इसमें क्या होता है, ऊर्जा की कम मात्रा, यानी कि सिर्फ 2 एटीपी का निर्माण होता है। ऑक्सीकरण जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के जरिए होता है, और इसमें ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा यानी कि 34 से लेकर 36 एटीपी तक का निर्माण होता है। अनाक्षिक श्वसन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पायरुविक कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड या अल्कोहल का निर्माण होता है, जबकि ऑक्सीकरण में ग्लूकोज का पूर्ण तरह से ऑक्सीकरण हो जाता है, और जिसके जरिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प और ऊर्जा का यानी कि एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। अब हम चर्चा करते हैं ये आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, कृत्रिम श्वसन। कभी कभी क्या होता है, एक्सीडेंट की वजह से, जैसे कि बिजली का झटका लग जाना, है ना, या जल में डूब जाने पर, ठीक है ना, तो क्या होता है कि फेफड़ों की गति रुक जाती है, यानी कि श्वसन क्रिया करती है रुक जाती है, यानी कि जो रिब्स की जो मसल्स होती हैं और डायफ्राम्स की मसल होती है वो संकुचित करना छोड़ देती हैं, परंतु फिर भी क्या होता है, दिल की धड़कनें चलती रहती हैं, यानी कि दिल का स्पंदन होता रहता है। तो इस स्थिति में कभी कभी क्या होता है कि जब हम किसी तरीके से फेफड़ों में मतलब फेफड़ों का फूलना पिचकना शुरू कर दिया जाए, तो क्या कहते हैं कि मनुष्यों का जीवन वापस आ जाता है, वापस आ सकता है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो मनुष्य जिसकी श्वास रुक गई हो, श्वसन क्रिया रुक गई हो, उसको हम ज़मीन पे सीधे लेटा करके
उसके गले के नीचे एक हाथ लगाते हैं और एक हाथ हम माथे पर लगाते हैं और गला को हम क्या करते हैं, सीधा करते हैं। ठीक है ना, ठीक है। इससे क्या होता है, मतलब कि उस गले को उठाते हैं, इससे क्या होता है, जो जीभ जिसने श्वसन मार्ग का या गले से जाकर चिपक जाती है और श्वसन मार्ग को अवरुद्ध कर देती है, तो क्या होता है, इससे श्वसन मार्ग यानी कि हमारा जो फायरिंग्स होता है वो क्या होता है, खुल जाता है। ठीक है, तो इससे अब हम क्या करते हैं कि अपने मुख में वायु भर करके क्या करते हैं, वह व्यक्ति जिसकी सांसें रुक गई हैं उसके अंदर अपने मुख के जरिए उसके मुख में वायु को प्रवेश कराते हैं, जिससे क्या होता है, उसके फेफड़े फूल जाते हैं और फिर उसका हम हवा निकालते हैं, यानी कि हवा भरते हैं और हवा निकालते हैं। ये क्रिया कम से कम हम 12 बार करते हैं और इससे क्या होता है कि वह व्यक्ति जिसकी सांसें रुक गई थी उसकी श्वसन क्रिया एक बार फिर से प्रारंभ हो जाती है। तो ये है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। इस प्रकार से हमारा श्वसन और श्वसन के प्रकार, फिर हमने श्वसन की प्रक्रिया मानवों में इस टॉपिक पर चर्चा की और इस प्रकार से हमारा ये श्वसन टॉपिक समाप्त हुआ। ओके, थैंक यू।